वर्णमाला में हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके जो भी ग्रामर के क्वेश्चन चैप्टर हैं और उनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में बनते रहते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज। देखिए, भाषा जो है, भाषा बनी है संस्कृत भाषा, संस्कृत के भाष शब्द से बनी है। भाष जिसका अर्थ होता है बोलना, अभिव्यक्त करना, है ना। तो भाषार्थक इकाई, जो सबसे बड़ी इकाई भी कहते हैं जिसे, वो वाक्य है। वाक्य के बाद उपवाक्य का नंबर आता है। वाक्य के बाद जो इकाई है वो है उपवाक्य है। उसके बाद पदबंध आता है। उसके बाद पद यानी शब्द आता है, ठीक है ना। उसके बाद अक्षर आता है और उसके बाद वर्ण या ध्वनि जिसे कहा जाता है, ध्वनि या वर्ण जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की? वो ध्वनि है, ठीक है, या वर्ण है। अब ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है? देखिए, ध्वनि और वर्ण एक दूसरे में व्यक्त किए जा सकते हैं। जिस प्रकार वर्ण का उच्चरित या कथित रूप ध्वनि है, उसी प्रकार ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। तो ये समझ लीजिएगा, इसका लिखित रूप वर्ण है, जिन्हें हम लिखित रूप में लिखते हैं, जबकि वर्ण का जो उच्चरित रूप है या जो कथित है, कहने वाला रूप है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो आज हम वर्ण पे और वर्णमाला पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है। तो देखिए, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है ना। इकाई क्या है? वर्ण है, ठीक। और वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होगा उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में देखिए कितने वर्ण हैं, दो आधार पे हम इसे विभाजित कर सकते हैं। वर्णमाला में जो वर्ण है, एक तो हम लेखनी के आधार पे कह सकते हैं, लेखन के आधार पर, ये एग्जाम में अमूमन क्वेश्चन बनता है, लेखन के आधार पर। और दूसरा हम जो विभाजित कर सकते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो देखिए, उच्चारण के आधार पर जो वर्ण है वो है 45, ठीक है। इसमें है 10 स्वर, ठीक, और 35 व्यंजन। सीधे सीधे ये 35 व्यंजन, ठीक है। 10 स्वर और 35 व्यंजन, ठीक है। स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों के आधार पर बोले जाते हैं। और लेखनी के आधार पे अगर हम बात करें तो कुल 52 वर्ण हमारे पास है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में बनता है। क्यों ये 52 है? देखिए, अब स्वरों की संख्या 13 स्वर हो जाएंगे, ठीक है। 35 व्यंजन तो है ही, ठीक है। 35 व्यंजन के साथ साथ 4 संयुक्त व्यंजन भी इसमें काउंट किए जाते हैं। ध्यान रखें, संयुक्त व्यंजन, इन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, लेखन के आधार पे भी व्यंजनों की संख्या 35 ही है और उच्चारण के आधार पर भी 35 ही है। सिर्फ अंतर क्या है? स्वरों में अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो स्वरों पे ही हम बात करेंगे, और स्वर पे ही हम चर्चा करेंगे, एक गहन चर्चा करेंगे, जिससे आपको समझ आ जाए, जिससे आपका जो ग्राउंड है वो बन जाएगा और आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर हमारे पास कितने हैं? ध्यान रखें, स्वर हमने बात की कि स्वर हमारे पास स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है ना। वर्ण या ध्वनियां, ठीक है ना, या लिखे जाने वाले। तो ध्यान रखें, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। अब ध्यान रखें, हमने चर्चा की थी कि लेखन के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है ना। कितने स्वर होते हैं? 13 लेखन के आधार पे। लेकिन उच्चारण के आधार पे तो 10 ही होते हैं,
तो अंतर कहाँ पे हो गया, ये तो 13 के 13 है। तो ध्यान रखें, री, अंक, आहा उच्चारण के आधार पे नहीं स्वरों में काउंट किए जाते। उसका वजह ये है, हमने बात की कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो ध्वनियां हैं वो स्वर कहलाते हैं, है ना, वर्ण। तो इसमें आप देखिएगा री में जो उच्चारण आ रहा है वो ई का उच्चारण भी आ रहा है, अंग में गौ का उच्चारण आ रहा है, आहा में हा का उच्चारण भी आ रहा है। तो इस प्रकार से लेखन के आधार पे तो ये 13 के 13 हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर इन तीनों को नहीं काउंट किया जाता। सिर्फ आ ई उ ए आई ओ औ इनको काउंट किया जाता है, जो कुल मिलाकर हमारे कितने हैं, 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिएगा, ये समझने लायक है और बेहद महत्वपूर्ण है। अमूमन एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। मात्रा यानी उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार, ठीक है ना। आधार पर देखिए 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला अगर हम बात करें, सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, पहला स्वर है ह्रस्व स्वर। देखिए, कहने का मतलब ये है ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या जिनमें एक ही मात्रा होती है, ठीक है ना। कम समय लगता है जिनके उच्चारण में, उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। या जिनमें एक ही मात्रा होती है, एक ही मात्रा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखिएगा आप इसमें आ ई उ, देखिएगा कम समय में बोली जा रही है ना, कम समय में बोली जा रही है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये तीनों क्या है, ह्रस्व स्वर है। समझ लीजिएगा, कम समय में बोली जाने वाली या जिनकी एक ही मात्रा होती है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ध्यान रखें, दीर्घ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिनके उच्चारण में समय अधिक लगता है, ह्रस्व के कंपैरिजन में तुलना में स्वर समय ज्यादा लगता है, या जिनमें 2 मात्राएं होती है। अब देखिएगा, अधिक समय या जिनमें 2 मात्राएं, ठीक है, या एक से अधिक मात्रा भी आप कह सकते हैं, एक से अधिक मात्रा। तो देखिएगा, आ ई ओ ए आई ओ औ। अब देखिएगा, ये सभी के सभी क्या है, दीर्घ स्वर है। समझ लीजिएगा, ये दीर्घ स्वर है। तीसरा जो प्रकार है स्वर का मात्रा उच्चारण के आधार पर, वो है प्लुत स्वर। क्या है, प्लुत स्वर। अब देखिए, प्लुत स्वर जो होता है, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय जिसमें लगेगा वो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय जिसमें लगेगा उसको हम प्लुत स्वर कहेंगे, जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लग जाए। अब ऐसा कौन सा है, क्योंकि सारे स्वर तो कवर हो चुके हैं उच्चारण के आधार पर। अब देखिएगा, जैसे आप संवादों में या नाटकों में सुनते होंगे, नाटकों के संवादों में या उच्चारण में सुनते होंगे, हे राम इस प्रकार से, ओम इस प्रकार से। तो ये जो शब्द होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, या जिनमें मात्राएं अधिक होती हैं, 2 से अधिक मात्राएं होती हैं, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, राम को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से कहीं पे लिखे होते हैं, राम, है ना, राम इस प्रकार से लिखा होता है। अब ये जो 3 एस बने हैं, इसे इस प्रकार से भी कहीं पे लिखा रहता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसका तात्पर्य यही है कि इसको लंबा बोला जाएगा, राम इस प्रकार से बोला जाएगा, हे राम इस प्रकार से बोला जाए। या आप ओम का उच्चारण करते हो तो ओम को देखिए, ओम को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। ओम को 3 बार एस बने हुए आपको जहां पे दिखेंगे वो क्या हो जाएगा, या इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा, 3 बीच में लिखा होगा और इस प्रकार से ये ओम। तो प्लुत स्वर कहाँ पे, नाटकों और संवादों में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर सबसे अधिक समय लगता है स्वरों में, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार के जो संबोधन होते हैं नाटकों में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर हम प्लुत स्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ लीजिएगा, 3 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है ना।
ध्यान रखें। अब जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे मुख विवर के आधार पे, ठीक है ना। किसके आधार पे बात करेंगे? मुख विवर, मुख द्वार के खुलने के आधार पे हम बात करेंगे। तो मुख विवर के खुलने के आधार पे भी स्वर 4 प्रकार के हैं। मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर 4 प्रकार के स्वर हैं, 4 प्रकार, ध्यान रखें। इनको समझ लीजिएगा आप, एक बार इनको समझ गए तो समझ लीजिए ये बड़े आसानी से समझ आ जाएंगे आपको। समझने वाली बात है, बस एक बार समझना है, ठीक है ना। पहला जो हमारे पास है वो है विवरित स्वर। कौन सा है? विवरित स्वर। अब ध्यान रखिएगा, विवरित का मतलब होता है कि आपका ओपन की बात हो रही है। क्या हो रही है? ओपन। अगर इंग्लिश में हम यूं कहीं ऐसा समझना चाहो तो ओपन की बात होगी। खुला, जिसमें मुंह बिल्कुल खुला रहेगा। तो मुंह खुला किस में रहेगा? आप इनका उच्चारण कर लीजिए मुंह से, अ, पूरा खुला जिसमें रहेगा आ। देखिए, बाकी आप पाएंगे किसी में आपका मुंह खुला नहीं रहता। तो जिसमें मुंह खुला रहेगा वो आ है, ठीक है ना। जिसमें मुंह खुला रहेगा आपका वो आ है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इसी का आधा, अर्ध विवरित यानी हाफ ओपन, ठीक है ना। क्या होगा? जिसमें आपका मुंह आधा खुला है वो कौन सा होगा? अब देखिएगा, आधा खुला मुंह वाले कौन कौन से हैं इसमें, वो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आ, ठीक है ना, आ, इसमें आधा मुंह खुला है, आ में आधा मुंह खुला है। उसके बाद किस में खुला है मुंह? आई में। उसके बाद ओ, ठीक है ना। इस प्रकार से औ में भी आपका क्या है? औ में आपका मुंह आधा खुला रहेगा, ठीक है। आप उच्चारण कर लीजिए ना, अ, उसके बाद आई और औ, ठीक है ना। ओ में भी आपका मुंह खुल रहा है, तो उच्चारण के आधार पे आप विभाजित कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास इसमें है वो है अर्ध संवृत। विवरित और संवृत आप ध्यान रखें। विवरित का मतलब है ओपन, संवृत का मतलब है क्लोज, ठीक है। हाफ क्लोज। क्या? हाफ क्लोज। अब आप देख लीजिए किस में आपका मुंह आधा बंद है। तो देखिए ए, ठीक है ना। ए के बाद ओ, आधा खुला है, आधा बंद है, आधा बंद है, ए और ओ, ठीक है। और जो आखिरी इसमें आपका बचता है वो बचता है संवृत, ठीक है ना। संवृत का मतलब क्लोज। अब कौन से ऐसे स्वर हैं जिनमें आपका मुंह बिल्कुल बंद रहता है, ठीक है ना। तो कौन सा है? देखिए, ई उ बिल्कुल मुंह बंद है ना, क्लोज है मुंह, ना के बराबर खुला है। तो ये क्या हो गया आपके स्वरों के मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पे आप मुख द्वार के आधार पर आपका क्या हो गया? स्वरों का प्रकार 4 होते हैं। विवरित स्वर जिसमें मुंह खुला रहता है, ठीक है ना, आ में खुला रहता है। अर्ध विवरित स्वर जिसमें मुंह आधा खुला रहता है, जैसे अ, ए, औ, ठीक है। तीसरा अर्ध संवृत स्वर, आधा बंद जिसमें मुंह रहता है, ए, ओ, ठीक है। और चौथा समृत जिसमें क्लोज रहता है, लगभग क्लोज ही रहता है, बंद रहता है, वो है ई, उ, ठीक है। इस प्रकार से मुख विवर के आधार पे भी आप स्वरों को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समझने के तरीके हैं इसमें। अब देखिए, अगला जो हम चर्चा करेंगे एक तो घोषत्व के आधार पर, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, और एक हम बात करेंगे प्राणत्व के आधार पे, ठीक है ना। घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। देखिए, घोषत्व का मतलब क्या होता है कि जो श्वसन नलिका है, स्वर नलिकाएं हैं, उनमें कंपन उत्पन्न होना, ध्वनियों का कंपन उत्पन्न होना, ठीक है ना। क्या होना? ध्वनियों का कंपन उत्पन्न होना। तो इस आधार पे जितने स्वर होते हैं वो उनमें ध्वनियों में कंपन उत्पन्न होता है, तो वो संघोषी ध्वनि होती है। क्या होती है? संघोष ध्वनियां होती हैं। क्या होती हैं? सभी स्वर संघोष होते हैं, ठीक है। सभी स्वर, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि स्वर क्या होते हैं? संघोष, अघोष, सघोष, अघोष, है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। सघोष होते हैं, सघोष ध्वनियां जो होती हैं
जिसमें सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, प्राणत्व का मतलब है, प्राण का मतलब हवा, ठीक है, प्राणत्व का मतलब हवा। अब देखिए स्वरों को बोलने में हवा ज्यादा नहीं आती है, ठीक है ना, कम हवा आती है, तो इसीलिए इनको अल्प प्राण ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण ध्वनियां कहते हैं, ध्यान रखें। ठीक है ना, ये प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि घोषत्व के आधार पर आपको पता है कि जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उनमें अगर श्वास का कंपन हो रहा है तो उसे हम सघोष कहेंगे, और सभी स्वरों में क्या होता है, सघोष होता है, ध्वनियां होती हैं, क्योंकि कंपन होता है ना, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। तो घोषत्व के आधार पर सघोष हैं सभी स्वर, और प्राणत्व के आधार पर हवा कम निकलती है, प्राण का मतलब हवा, तो अल्प प्राण ध्वनियां हैं सभी के सभी स्वर। ठीक है ना, तो अभी तक अब देखिए व्यंजनों पर, यानी जिन्हें इंग्लिश में कंसोनेंट्स भी कहते हैं, व्यंजनों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए व्यंजन क्या होता है, व्यंजन वह होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, और प्रत्येक व्यंजन जो होता है वो अ स्वर उसमें निकलता ही निकलता है। ठीक है ना, अ स्वर के बिना व्यंजन का जो उच्चारण है वो संभव नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है ना, जैसे हम क की बात करें तो अ का ध्वनि आ रहा है, क, अ की ध्वनि आ रही है, ख, इस प्रकार से। अब देखिए व्यंजनों की संख्या हमने बात की थी कि व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, हमने बात की थी कि 35 व्यंजन है। ठीक है ना, लेकिन ये 35 जो व्यंजन है इसमें से परंपरागत रूप से तो 33 ही है, ध्यान रखें, परंपरागत रूप से 33 ही है। ठीक है, अब ध्यान रखें 35 कैसे हुए, ये देखिए ये द्विगुण व्यंजन जो इसमें है, जिनमें दो गुण होते हैं, ड और ढ का जो परिवर्ती रूप है, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन, ध्यान रखें, द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन को जोड़ के ये क्या हो जाता है, 33 + 2, फिर ये 35 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से परंपरागत रूप से 33 ही है, लेकिन द्विगुण व्यंजन को भी अगर जोड़ देते हैं तो फिर ये 35 हो जाती है। तो इस प्रकार कुल जो व्यंजन है वो 35 है। अब देखिए व्यंजन क्या है, देखिए का, खा, ग, घ, ग, चा, छा, ज, झ, य, टा, ठा, डा, ढा, ण, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, म, या, रा, ला, व, शा, 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 हा, अक्षात्रा, ज्ञा, श। ठीक है, अब ये व्यंजन है। अब देखिए इन व्यंजनों को क्या करा है, इनके नाम के हिसाब से इन्हें वर्ग दिया गया। जैसे का है तो ये क वर्ग हो गया, ठीक है ना, क वर्ग। इससे च इसका शुरुआती इसका वर्ण है तो च वर्ग ये हो गया, शुरुआती वर्ण के हिसाब से नाम दिया है, टा वर्ग ये हो गया। ठीक है, ये ता वर्ग हो गया, ठीक, ये पा वर्ग हो गया, और अभी इतने ही 5 ही वर्ग हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अब जो ये हैं यारा, ला, बा, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ध्यान रखें। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। शा, सा, शा, हा को क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन। ठीक है ना, उष्ण व्यंजन इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, और अक्षात्रा, ज्ञा, श इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, ध्यान रखें, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यंजन है वो कितने हैं, 35 हैं, और ये 4 जो है ये संयुक्त व्यंजन अलग से हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये व्यंजनों में भी इनमें एक साथ नहीं बनता है ये अक्षर, तो फिर ये संयुक्त रूप से इनको काउंट किया गया है, अक्षात्रा, ज्ञा, श को। ठीक है ना, ध्यान रखें। ठीक, तो अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिनका क्या होता है कि जिनका उच्चारण पारंपरिक जो वर्णमाला है उसके क्रम में स्वरों और व्यंजनों के मध्य में होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन वो व्यंजन होगा जिसका उच्चारण करते समय तो ऊष्मा यानी गर्मी निकलेगी, है ना, गर्मी निकलेगी मुंह से, तो वो ये होती हैं ऊष्मा, शाह, शाह, शाह। अक्षात्रा, ज्ञा, श क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, व्यंजन है। अब देखिए व्यंजनों का अगर हम प्रकार से विभाजित करेंगे, लेकिन पहले इनका उच्चारण स्थल देख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उच्चारण स्थल। ठीक है, उच्चारण स्थल देख लीजिएगा और उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, देखिए का वर्ग जो है
उसका उच्चारण जो स्थल है वो है कंठ, कंठ्य से, ठीक है ना, कंठ्य। अब देखिए कंठ मतलब गले से, ठीक है। का उच्चारण कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। का, खा, गा, खा, गा, ठीक है ना। कंठ कंठ से है, ठीक है। जो चवर्ग है उसका उच्चारण स्थल है तालव्य से, ठीक है ना, तालव्य से, ठीक है। अब देखिए चा, छा, जा, झा, यानी मुंह के जो ऊपर का सतह है उसका पिछला जो भाग है उस पर लग रहा है ना, और जीभ लग रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तालव्य, ठीक है। टावर्ग जो है, ध्यान रखें, मुंह से आप उच्चारण कर लीजिए, टा, 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 टा। जो अग्र भाग है मुंह का, जो ऊपर का अग्र जो भाग है, मूर्धन्य, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य जो भाग है उससे इसका उच्चारण होता है। टावर्ग जो है वो दांतों से होता है, देखिए ता, था, दा, धा, दांतों पे जीभ लग रही है, ठीक है, तो इसे कहेंगे दंत्य, ठीक। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ग है पा, पा, फा, आपको दिख रहा है होंठ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, गतिशील है, तो ओष्ठ हो जाएगा ये, ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से ये ओष्ठ वाले होंगे, या, रा, ला, वा, ठीक है। इसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन होंगे, अंतस्थ व्यंजन का ये देख लीजिएगा किस प्रकार से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, या, है ना, तालु काम कर रही है, तो इस प्रकार से इसका जो शा में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखें। शा का कंफ्यूजन क्या है कि शा, 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 हा, इनका देख लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए शा, 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 तालव्य, शा किसमें, तालव्य, ध्यान रखें, तालव्य, ध्यान रखें, तालव्य। नेक्स्ट वाला जो शा है वो होगा मूर्धन्य, मूर्धन्य शा, मूर्धन्य शा, ठीक है, इनको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा वाला होगा दंत शा, दंत शा, ध्यान रखें, इन तीनों को ध्यान रख लीजिएगा। हा कहां से आ रहा है, हा, हा आपका देख लीजिए, ठीक है ना, कंठ के भीतर से आ रहे हैं, ठीक है। तो शा, 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 तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा, ठीक है ना। तो इनका उच्चारण स्थल यह है, यह अमूमन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम इनके प्रकारों पे बात करें तो घोषत्व के आधार पे फिर हम चलते हैं। घोषत्व के आधार पे यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के हिसाब से अगर हम बात करें, कंपन के हिसाब से, ध्वनियों का जो कंपन है उसके हिसाब से बात करें, तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ध्यान रखें, पहला और दूसरा, देखिए, और घोषत्व में दो चीज होगी, एक तो अघोष होगा, एक होगा सघोष या घोष भी जिसे कहते हैं, ठीक है। अघोष क्या होगा, जिसमें कंपन नहीं होगा, और घोष, सघोष क्या होगा, जिसमें कंपन होगा। अब देखिए क, ख, गा, तो अब पहले और दूसरे में हर एक के दिख दिए, चा, छा, टा, ठा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है सघोष होता है। आप देख लीजिए जिनमें कंपन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखें, पहला और दूसरा अघोष होगा जिनमें कंपन नहीं हो रहा है, और तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का क्या होगा, सघोष होगा। इसी प्रकार प्राण के आधार पे हम करें, प्राणत्व के आधार पर, यानी हवा के आधार पर, हवा के आधार पर, तो अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक है महाप्राण, ठीक है। अब देखिए अल्प प्राण का मतलब जिसमें हवा कम निकलेगी, क्या निकलेगी, हवा कम निकलेगी। अब देखिए पहले व्यंजन को देखिए, हर वर्ग का पहला क, तीसरा देखिए गा, ग, इसी प्रकार चा, जा, यो, तो हवा कम निकल रही है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा
और पांचवा वर्ण, ध्यान रखें, अल्प प्राण होता है। इसी प्रकार दूसरा और चौथा ख, ग, घ, तो क्या होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है ना। अब ये समझ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ठीक है, तो ये इनका उच्चारण स्थल भी है। ठीक है, और साथ ही साथ अल्प प्राण महाप्राण कौन से होते हैं, सघोष अघोष कौन से होते हैं, ये अमूमन एग्जाम में इनसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा।